वांग यी ने गोल्डन फिंगर के बारे में 3 जानकारियां संक्षेप में प्रस्तुत की। सबसे पहले, वह दिन में एक बार साइन इन कर सकता था। दूसरा, वह एक ही स्थान पर केवल एक बार ही साइन इन कर सकता था। तीसरा, साइन इन करने पर मिलने वाले पुरस्कार यादृच्छिक थे। फिर भी, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर ऐसी कई जगहें हैं जहां मैं अभी साइन इन कर सकता हूं। अगर मैं उन सभी जगहों पर साइन इन करूं। वांग यी का दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी रगों में खून खौल रहा था। और यह सिर्फ पृथ्वी ही नहीं है, ब्रह्मांड में अनगिनत स्थान है जहां मैं साइन इन कर सकता हूं। यदि ऐसा होता, तो उनकी सुधार गति अकल्पनीय रूप से तेज होती और लुओ फैंग से कहीं आगे निकल जाती। रात वांग यी की कल्पनाओं में बीत गई। अगले दिन, वांग यी गुकिंग जिले के प्रथम हाई स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट पर युवा जोश से लबरेज स्कूली यूनिफॉर्म पहने छात्र 2-2, 3-3 की संख्या में प्रवेश कर रहे थे। वांग यी। जैसे ही वांग यी स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी। वह मुड़ा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ली फैंग, झाओ हान, यांग जिमिंग। 3 लड़के वहां आए। बाईं ओर वाला क्रू कट वाला था, लगभग 1.9 मीटर लंबा था, सफेद प्लेड शर्ट और काली कैजुअल पैंट पहने हुए था और उसकी आंखें तेज थीं। वह आत्मविश्वास से भरे कदमों से चल रहा था और बहुत प्रभावशाली लग रहा था। बीच में जो लड़का था वह थोड़ा मोटा था, उसकी त्वचा गोरी थी और बाल घुंघराले, हल्के सुनहरे रंग के थे, लेकिन उसकी आंखें आड़ू के फूल जैसी थी जो तिरछी थी, जिससे वह बहुत मनोरंजक लग रहा था। दाईं ओर वाला व्यक्ति लंबा और पतला था, वह सुंदर था, उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था तथा उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। जब वे साथ साथ चल रहे थे, तो उनसे एक अदृश्य आभा निकल रही थी, जिसके कारण आसपास खड़े लोग सहज ही एक तरफ हट गए। गुकिंग जिले के फर्स्ट हाई स्कूल में उन्नत मार्शल आर्ट अकादमी के 5 छात्र थे और वांगी के अलावा ये 3 अन्य थे। बाकी बची एक लड़की थी। जबकि वांग यी की पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण थी, अन्य की नहीं। गरीब विद्वान, अमीर मार्शल कलाकार, एक कहावत थी जो किसी भी युग में सच साबित होती थी। आखिरकार, धनी व्यक्ति निजी ट्यूटर रख सकते थे, पोषण संबंधी पूरक आहार खरीद सकते थे, तथा अन्य चीजों के अलावा निजी प्रशिक्षण कक्ष रख सकते थे। उनकी स्थितियां सामान्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थीं। इन पांचों में वांग यी एकमात्र अपवाद थे। इससे अन्य उन्नत छात्र, ली फैंग और अन्य लोग भी वांग यी का बहुत सम्मान करने लगे। जियोजियांग शहर बहुत छोटा था और चूंकि वे सभी एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते थे और एक दूसरे से परिचित हो गए थे। वांग यी के इन तीनों के साथ अच्छे संबंध थे। ली फैंग और बाकी लोगों के अपने अपने समूह थे, लेकिन वांग यी उन गिने चुने लोगों में से थे जिनका वे सचमुच सम्मान करते थे। वांग यी, इन दिनों मैं तुम्हें ज्यादा नहीं देख पाया, तुम किस काम में व्यस्त थे? चारों में सबसे मजबूत दिखने वाला ली फैंग पास आया और वांग यी के कंधे पर जोर से थपथपाया। उसे अचानक कुछ नजर आया, उसने हैरानी से अरे कहा और वांग यी को गौर से देखा। मुझे तुम थोड़े अलग क्यों लग रहे हो, बच्चे? वांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाल ही में प्रशिक्षण में व्यस्त रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ प्रगति की है। क्या ऐसा है? ली फैंग थोड़ा हैरान था। थोड़े गोल मटोल झाओ हान भी इस पल हंसे। वांग यी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम सच में साधना के दीवाने हो। हम तुम्हारी लगन की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने जानबूझकर अपना सिर हिलाया। यांग जिमिंग, जो सबसे अधिक परिष्कृत दिख रहे थे, ने भी अपना चश्मा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, वांग यी वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। वे तीनों वांग यी से सहमत थे। और कोई रास्ता नहीं था, यह सम्मान तो युद्ध से ही अर्जित किया गया था। वरना, अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व के साथ दूसरे साथियों को कैसे मना पाते? केवल वांग यी, जिन्होंने हमेशा साधना और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया था, लगभग कोई अन्य मनोरंजन गतिविधियां नहीं की और शायद ही कभी बाहरी मामलों से विचलित हुए, वे इसे प्राप्त कर सके। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी, तो ऐसे व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं होंगी। इसलिए यांग जिमिंग और अन्य लोग वांग यी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत इच्छुक थे। ऐसा नहीं था कि वे वांग यी से कुछ चाहते थे, बस इतना था कि उनके समकक्ष बहुत कम थे जो उनके बराबर खड़े हो सकते थे। यह एक तरह की मान्यता का भाव था। चारों लोग बातें करते और हंसते हुए स्कूल के गेट की ओर चल पड़े, जबकि अनगिनत लोग चुपके से उन्हें देख रहे थे और फुसफुसाते हुए चर्चा कर रहे थे। गुकिंग जिले के फर्स्ट हाई स्कूल के 5 एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र। उनमें से 4 का एक साथ दिखना ही ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। वांग यी, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी 2 महीने बाकी हैं। क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम किस विश्वविद्यालय में आवेदन करोगे? ली फैंग ने कहा, मैंने जियांगन प्रथम सैन्य अकादमी में आवेदन करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं और तुम एक उन्नत मार्शल आर्ट अकादमी के छात्र हो। मेरे साथ जियांगन प्रथम सैन्य अकादमी में आवेदन करने के बारे में क्या ख्याल है? तुम स्नातक होते ही एक अधिकारी बन जाओगे और सेना में तुम्हारा करियर शानदार हो सकता है। इस युग में राक्षसों से युद्ध के कारण सैनिकों का दर्जा बहुत ऊंचा था और उनके लाभ भी बहुत अच्छे थे, इसलिए बहुत से लोग सैन्य अकादमियों में जाने का सपना देखते थे। वांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अर्धमार्शल कलाकार मूल्यांकन लेने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, ली फैंग और बाकी दोनों, जो चल रहे थे, वहीं रुक गए। सभी ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाकर वांग यी की ओर देखा। अर्धमार्शल कलाकार मूल्यांकन। आप तीनों को इसे समझना कठिन लगा। यांग जिमिंग खुद को रोक नहीं पाए और बोले, वांग यी, जहां तक मुझे पता है, अर्धमार्शल कलाकार मूल्यांकन पास करना इतना आसान नहीं है।
आपकी शारीरिक फिटनेस मानकों पर खरी उतरनी चाहिए, जो बहुत ऊंचे हैं। हमारी मौजूदा परिस्थितियों में अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन पास करना बेहद मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। हाँ, वांग यी। झाओ हान ने भी सलाह दी, मुझे पता है कि तुम हमेशा से एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन यह कोई भी नहीं बन सकता। अगर तुम अर्ध मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में पास भी हो जाते हो, तो उसके बाद एक और भी कठिन मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट मूल्यांकन होता है। इन दोनों मूल्यांकनों में पास होने पर ही तुम्हें सही मायने में मार्शल आर्टिस्ट माना जा सकता है और वास्तविक युद्ध के दौरान हताहत भी हो सकते हैं। मैंने सुना है कि हर साल पूरे जियांगन बेस सिटी के 3000 से ज्यादा अर्ध मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट मूल्यांकन में भाग लेते हैं, लेकिन केवल 2/3 ही पास हो पाते हैं और मरने वाले या गंभीर रूप से घायल और विकलांग होने वालों की संख्या कम नहीं है। ली फैंग ने वांग यी की ओर देखा, क्या तुम सच में कह रहे हो? शुरू से ही उसने देखा था कि वांग यी पहले से अलग लग रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा था कि कैसे। अब वांग यी की यह बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वांग यी को उस पर अभूतपूर्व विश्वास था। मैं कोशिश करना चाहता हूं, वांग यी ने गंभीरता से कहा। वांग यी की अभिव्यक्ति को देखकर ली फैंग, झाओ हान और यांग जिमिंग, जो वांग यी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे, ने भी महसूस किया कि वांग यी गंभीर थे। हालांकि उन्हें लगा कि वांग यी का कॉलेज में अपना सुनहरा भविष्य छोड़कर अप्रत्याशित मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट असेसमेंट में हिस्सा लेना बहुत जोखिम भरा था, फिर उन्होंने सोचा कि वांग यी शायद अर्ध मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट भी पास न कर पाएं। अगर उनकी शारीरिक फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरी, तो वांग यी के लिए इसमें हिस्सा लेना भी नामुमकिन होगा। इसके अलावा वांग यी ने यह नहीं कहा कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा छोड़ देंगे, उन्होंने केवल इतना कहा कि वह अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन में भाग लेंगे। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि वांग यी की वर्तमान शारीरिक फिटनेस के साथ वह पहले से ही अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के मानकों को पार कर चुका था। वांग यी अपनी कक्षा में चले गए, दूसरी से अंतिम पंक्ति में अपनी सीट पर गए और देखा कि उनका शर्मिला और शांत साथी पहले से ही वहां मौजूद था। सुप्रभात, लिन यूयू, वांग यी ने स्वाभाविक रूप से उसका अभिवादन किया। यह उसकी आदत थी। गुड मॉर्निंग, वांग यी, लिन यूयू ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। वास्तव में वांग यी ने यह भी देखा था कि लिन यूयू बहुत सुंदर थी, लेकिन वह आमतौर पर कम बोलती थी और दूसरों के साथ मेलजोल करने में अनिच्छुक लगती थी, इसलिए वह काफी अकेली और शांत दिखाई देती थी। हालांकि वांग यी के लिए यह वाकई अच्छी बात थी। इसके अलावा लिन यूयू ने पहले भी उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा थी। वाह वांग यी, थोड़ी देर बाद लिन यूयू ने हिम्मत जुटाई, थोड़ा और पास झुकी और फुसफुसाई। अगले महीने 18 तारीख को क्या तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी में आ सकते हो? एक जवान लड़की की हल्की, सुखद, अनोखी खुशबू फैली। वांग यी ने अपना सिर घुमाया और लिन यूयू से नजरें मिलाईं। लिन यूयू के गोरे गालों पर जल्दी ही लाली फैल गई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह तुम्हारा निमंत्रण है, लिन यूयू, तो बेशक मुझे खुशी होगी। क्योंकि उसे अभी अभी गोल्डन फिंगर मिला था, वह बहुत अच्छे मूड में था और लिन यूयू के छोटे से अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर जब से वे इतने लंबे समय से डेस्कमेट थे। इसके अलावा उसने उसे व्यक्तिगत रूप से इतनी ईमानदारी से आमंत्रित किया था, इसलिए न जाना अच्छा नहीं होगा। यह बहुत अच्छा है। लिन यूयू के चेहरे पर भी एक शानदार मुस्कान आ गई, जैसे सैकड़ों फूल खिल गए हों, जिसने वांग यी को थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया। लिन यूयू और वांग यी को बातें करते और हंसते हुए देखकर कक्षा में पास बैठे कुछ छात्रों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया कि क्या वांग यी और लिन यूयू डेटिंग कर रहे थे। यह अफवाह तेजी से पूरी कक्षा में फैल गई और वांग यी ने इसके बारे में कुछ सुना, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और परवाह नहीं की। दूसरी ओर लिन यूयू पूरी तरह से अनजान थी। उस दोपहर स्कूल के बाद वांग यी अभी भी विला परिसर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी ट्यूशन की नौकरी थी, लेकिन उसने पहले ही अपने मन में यह ट्यूशन की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया था। लॉन पर। क्या तुम अब ऐसा नहीं करना चाहते? लड़की के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव था। फिर उसने भौहें चढ़ाईं, क्यों? क्या इसलिए कि वेतन कम है? नहीं, वांग यी ने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आने वाली है और मेरे पास शायद ट्यूशन का काम करने का समय नहीं होगा, इसलिए इसे जल्दी खत्म करना बेहतर है। सच कहूं तो लड़की ने उसे जो वेतन दिया वह पहले से ही बहुत ज्यादा था। मार्शल आर्ट स्कूलों के अन्य उन्नत छात्रों को ट्यूशन के लिए आमतौर पर प्रति घंटे 100 मिलते थे, लेकिन उसे 150 मिलते थे। गाओ योरोंग ने वांग यी की ओर देखा और काफी देर बाद उसने अनिच्छा से कहा, चूंकि मामला ऐसा है, तो ठीक है। वांग यी को राहत महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि गाओ योरोंग सहमत हो गए हैं। इतना समय एक साथ बिताने के बाद वांग यी को यह भी पता था कि गाओ योरोंग का व्यक्तित्व कुछ हद तक जिद्दी है और उसे डर था कि वह आपत्ति करेगी। बेशक उसकी आपत्ति बेकार होगी, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते थे, इसलिए उनके रिश्ते में खटास पैदा करना अच्छा नहीं होगा। इस समय गाओ योरोंग ने फिर कहा, मुझे इतने लंबे समय तक पढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करता हूं। वांग यी ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है। गाओ योरोंग ने कुछ नहीं कहा, बस वांग यी को देखा। 3 सेकंड बाद वांग यी ने हार मान ली और बेबसी से कहा, ठीक है, तो हम खाना कहाँ खाएंगे? गाओ योरोंग के होंठ थोड़े मुड़े। मेरे घर चलो, मैं खाना बनाऊंगी और तुम्हें मेरा खाना चखने दूंगी। वांग यी खुद को गाओ योरोंग को शक की निगाहों से देखने से रोक नहीं पाया। लगभग 1 साल हो गया था और उसने गाओ योरोंग को पहले कभी खाना बनाते नहीं देखा था। बेशक यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वह गाओ योरोंग के घर बहुत कम जाता था और उसे खाना बनाते नहीं देखा था।
हालांकि गाओ योरोंग ने जो प्रभाव उस पर डाला वह एक लाड़ प्यार से पली युवती का नहीं था, वह उस प्रकार की लड़की भी नहीं लगती थी जो खाना पका सके। लेकिन निश्चित रूप से वांग यी ऐसे शब्द जोर से नहीं कहेंगे। क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी? क्यों ना हम बाहर खाना खाने चलें? मेरी दावत, वांग यी ने कहा। हालांकि उसके पास पैसे कम थे, फिर भी उसके पास उसे खाना खिलाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। बेशक कोई बड़ा होटल नहीं, वांग यी उन जगहों का खर्च नहीं उठा सकता था। झाओ हान और अन्य लोगों ने वांग यी को 2 बार आमंत्रित किया था, लेकिन उन 2 बार के बाद वांग यी ने जाना बंद कर दिया। गाओ योरोंग ने वांग यी को घूरा। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग यी आखिरकार गाओ योरोंग के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही वांग यी के सामने एक विशाल, रोशन और साफ सुथरा बैठक कक्ष प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह बैठक कक्ष ही उसके पूरे घर से बड़ा हो, और वास्तव में था भी। इसके अलावा वहां 2 शयन कक्ष, एक रसोई घर, एक स्नानघर और एक बालकनी थी। हालात वांग यी के घर से कहीं बेहतर थे। कमरे में एक हल्की, ताज़ा खुशबू भी फैल गई। हालांकि वांग यी गाओ योरोंग के शिक्षक थे, लेकिन वे गाओ योरोंग के माता-पिता से कभी नहीं मिले थे। उन्हें बस इतना पता था कि उनके माता-पिता अलग हो गए हैं। उनके पिता क्योटो बेस सिटी में रहते हैं और वह और उनकी मां जियांगन बेस सिटी में रहती हैं। गाओ योरोंग की मां बहुत व्यस्त लगती थी। वांग यी उनसे कभी नहीं मिले थे और गाओ योरोंग ने वांग यी के सामने कभी अपने माता-पिता के बारे में बात नहीं की। पहले तुम बैठ जाओ, अगर बोर हो रही हो तो वहां टीवी और लैपटॉप है। पहले तुम उनके साथ खेल सकती हो। घर में घुसने के बाद गाओ योरोंग थोड़ा सहज हो गई। जूते उतारकर उसने घर की चप्पलें पहन लीं और वह चप्पलों में उसके गोरे, कोमल पैर जमीन पर थिरकते हुए देख सकता था। वांग यी ने पहले कहा था कि वह गाओ योरोंग के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद करेगा, क्योंकि वह अभी भी इस तरह के लाड़ प्यार से थोड़ा अपरिचित था, लेकिन यह सोचकर कि रसोई में वे और भी अधिक असहज हो सकते हैं, वांग यी ने कुछ नहीं कहा। गाओ योरोंग कपड़े बदलने के लिए अपने बेडरूम में वापस चली गई। वांग यी की असाधारण सुनने की क्षमता के कारण, हालांकि उनके बीच कुछ दूरी और एक दरवाजा था, फिर भी वह कपड़ों की सरसराहट की आवाज साफ सुन सकता था। स्वाभाविक रूप से गाओ योरोंग के कपड़े बदलने की छवि उसके मन में उभर आई। वह जानता था कि गाओ योरोंग का फिगर अच्छा है, और जब वह दृश्य सामने आया तो वह कुछ ज्यादा ही उत्तेजित था। आखिरकार वांग यी एक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट युवक था, इसलिए उसके दिल में स्वाभाविक रूप से लहरें उठ रही थीं। हालांकि वांग यी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण वह स्वाभाविक रूप से इतने छोटे प्रलोभन में नहीं फंसता। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं, और जब उसने फिर से आवाज सुनी तो वह उतार चढ़ाव गायब हो गया। शांत होकर उसने बस लिविंग रूम की मेज पर रखा लैपटॉप खोला, अपनी रुचि की एक फिल्म ढूंढी और उसे देखना शुरू कर दिया। गाओ योरोंग कमरे से बाहर आई। उसके असली स्पोर्ट्सवियर की जगह साधारण घरेलू कपड़े आ गए थे, उसकी चोटी खुली हुई थी, उसके बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक जीवंत और मनमोहक भाव झलक रहा था। वांग यी ने ऊपर देखा और थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। आमतौर पर गाओ योरोंग उसे एक संकोची और अलग थलग सा एहसास देता था, और यह पहली बार था जब उसने उसे इस तरह अपने सामने आते देखा था। वांग यी ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और मन ही मन चिल्लाया, महिलाएं बाघिन हैं, महिलाएं बाघिन हैं। फिर भी उसका मन कमरे में अभी अभी कपड़े बदल रही गाओ योरोंग की आवाजों को दोहराता रहा और उसके विचार लगभग भटक गए। क्या देख रहे हो? गाओ योरोंग की स्पष्ट मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसके बाद एक हल्की सी खुशबू आई। वांग यी को गाओ योरोंग के लंबे बालों की कुछ लंटें उसकी आंख के कोने से नीचे लटकती हुई दिखाई दे रही थीं। वांग यी ने शांति से कहा, स्टार वार्स 6। ओह। गाओ योरोंग कुछ देर वांग यी के पास खड़ा रहा, मानो उसे देखने के लिए कुछ भी दिलचस्प न मिला हो, फिर मुड़कर लिविंग रूम के कोने में रखे फ्रिज की तरफ चला गया। मैं पूछना ही भूल गया, तुम क्या पीना चाहोगे? कुछ भी, वांग यी ने कहा, और फिर कहा, जब तक कि वह मिनरल वाटर न हो। तो मैं तुम्हें कल रात निचोड़ा हुआ जूस दूंगा, वो जम गया है। गाओ, मैंने इसमें कई तरह के फल मिलाए हैं, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं। वांग यी ने अपने सामने रखे कप पर नजर डाली, उसे उठाया और सीधे एक छोटा सा घूंट लिया। वह मीठा खट्टा था और ताजगी से भरा ठंडा। ठीक है, काफी स्वादिष्ट है। दरअसल वांग यी को चाय पसंद थी, लेकिन वह गाओ योरोंग से ऐसा नहीं कहेगा। गाओ योरोंग को तो जैसे सब समझ आ गया था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह थोड़ी नाराज हो, पर उसने कुछ नहीं कहा और बात बदल दी। तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं जाकर देखती हूँ कि रसोई में सामग्री है या नहीं। कुछ भी ठीक है। वांग यी थोड़ा असहाय था, वह वास्तव में चीजों को इतना जटिल बनाना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसे गाओ योरोंग की दयालुता को अस्वीकार करना भी बुरा लगा। ठीक है। गाओ योरोंग ने इस बार जरा भी परवाह नहीं की। उसने एक एप्रन निकाला और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। उसकी कमर बहुत पतली थी, लेकिन उसकी टांगें लंबी थीं। वह मुड़ी और रसोई में चली गई। वांग यी ने रसोई से आती आवाजें सुनी और अपना सिर हिलाया। जल्द ही रसोई घर से खाने की खंगती हुई खुशबू आने लगी। वांग यी ने सूंघते हुए बुदबुदाया, बुरा नहीं लगता, खाने लायक लगता है। जाहिर है, उसने सोचा था कि वह अभी डाक कुजीन खाएगा। जल्द ही गाओ योरोंग मेज पर व्यंजन ले आई। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस 4 साधारण व्यंजन और एक सूप, लेकिन वे रंग, सुगंध और स्वाद में इतने लजीज लग रहे थे कि मुंह में पानी आ जाए। गाओ योरोंग ने रेड वाइन की एक बोतल भी निकाली, जिसका नाम वांग यी नहीं पहचान सका। उन दोनों ने एक एक गिलास में शराब डाली। इसे आजमा कर देखो कि क्या यह अच्छा है। गाओ योरोंग ने अपनी आंखों में प्रत्याशा के भाव के साथ वांग यी की ओर देखा। इस बिंदु पर वांग यी अब और शर्मीली नहीं थी। आखिरकार गाओ योरोंग कोई अजनबी नहीं था। उसने सीधे अपने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला, चबाया और फिर उसकी भौहें हिल गईं।
कैसा है? गाओ योरोंग सचमुच थोड़ा घबराया हुआ था। यह ठीक है, वांग यी ने ईमानदारी से कहा। बस इतना ही। गाओ योरोंग थोड़ा असंतुष्ट था। वांग यी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। ठीक है, यह बहुत स्वादिष्ट है। तब गाओ योरोंग ने संतोष से सिर हिलाया। जब वांग यी गाओ योरोंग के घर से निकला तो अंधेरा हो चुका था। वह आवासीय क्षेत्र से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो उसे अभी भी गाओ योरोंग के घर में रोशनी जलती हुई दिखाई दे रही थी। अपना सिर हिलाते हुए वह गाओ योरोंग की उसके प्रति अच्छी भावनाओं से अनजान नहीं था, लेकिन वांग यी वास्तव में इस समय ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। आखिरकार कभी कभी उन्हें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती थीं। रोमांस के मामले में वांग यी को भी कोई अनुभव नहीं था। आइए इंतजार करें और देखें, वांग यी ने धीरे से कहा। लिन यूयू, चेन यान और गाओ योरोंग के चित्र उसके दिमाग में उभरे और वांग यी ने अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि वह शायद इतना सोचने के लिए बहुत आराम कर रहा होगा। मैं आज अतिरिक्त प्रशिक्षण लूंगा। जल्द ही वांग यी जिले के एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रांगण के बाहर पहुंचे। बीप। उसने मार्शल आर्ट हॉल के मुख्य द्वार पर कुशलता से अपना कार्ड स्वाइप किया और अंदर जाते हुए उसे अचानक याद आया कि उसने आज चेक इन नहीं किया है। नियमों के अनुसार उसे मार्शल आर्ट हॉल में एक बार चेक इन करने की अनुमति मिलनी चाहिए। पैनल। वांग यी ने जल्दी से अपने मन में कहा। वांग यी के सामने एक सुनहरा पैनल प्रकट हुआ। चेक इन। डिंग। सफलतापूर्वक चेक इन करने के लिए बधाई होस्ट। इनाम। एक चपलता अनुभव। आपकी चपलता में सुधार हुआ है। इस स्थान पर उपलब्ध चेक इन की संख्या 0। यह सुनकर वांग यी की भौहें चढ़ गईं। एक मार्शल कलाकार की शारीरिक फिटनेस को प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। हालांकि चपलता, ब्लेड तकनीक आदि सभी अनुभव पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी शारीरिक शक्ति मजबूत है तो आपकी चपलता भी अधिक होगी। चपलता और ब्लेड तकनीक में सुधार करने के लिए व्यक्ति को अनगिनत कठिन प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठोस आधार, दक्षता और सहज निष्पादन ब्लेड तकनीक के प्रारंभिक 3 स्तर हैं और इन्हें केवल बुनियादी माना जाता है। मानव मार्शल कलाकारों में ये सबसे निम्न स्तर हैं। चपलता को 4 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। बुनियादी, सूक्ष्मता, पूर्णता, इरादा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेक इन पैनल से मेरी चपलता में सचमुच सुधार आएगा, यह सचमुच अविश्वसनीय है। वांग यी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कहीं से भी बड़ी मात्रा में ज्ञान और यादें प्रकट हो रही थी और साथ ही उसके शरीर में एक सहज वृत्ति उमड़ पड़ी, मानो उसने लाखों प्रशिक्षण सत्रों से गुजरा हो। जागरूकता और अनुभव को चकमा देने वाली वह चपलता पहले से ही उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति में समाहित हो चुकी थी। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए अपनी चपलता के स्तर में सुधार करना बहुत कठिन होता है, जब तक कि वे प्रतिभाशाली न हो, उन्हें धीरे धीरे सुधार करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि वांग यी भी 10 साल से अधिक के परिश्रमपूर्ण प्रशिक्षण के बाद केवल बुनियादी चपलता के पहले स्तर ठोस अवस्था तक ही पहुंच पाए थे और अभी भी उन्हें दक्षता प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन चेक इन पैनल ने उन्हें केवल एक चेक इन के साथ ही ठोस से कुशल बनने की अनुमति दे दी। अविश्वसनीय। चपलता में सुधार ने वांग यी को भी मजबूत बना दिया। आखिरकार चपलता भी तो ताकत का ही एक हिस्सा है। वांग यी बहुत खुश हुए और सोचने लगे, यदि गुचिंग जिले में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रवेश संभव है तो थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में भी प्रवेश संभव होना चाहिए। वर्तमान में दुनिया में 2 प्रमुख मार्शल आर्ट हॉल हैं, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर होंग ने बनाया है और थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल जिसे दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर थॉर ने बनाया है। ये दोनों सचमुच मानव जगत के शिखर पर खड़े परम शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मानव जगत में किसी भी एक को अजेय कहा जा सकता है। हालांकि थॉर दुनिया का सबसे तेज है, इसमें सबसे मजबूत शारीरिक मजबूती है और सबसे अधिक शक्ति प्रवर्धन है। और होंग के पास तो और भी अधिक स्वर्ग विरोधी क्षेत्र है। जो कोई उसका विरोध करता है उसे कुचल डालेगा। वांग यी निश्चित रूप से होंग और थोर की भयानक शक्ति को जानता था और वह जानता था कि उसके और उनके बीच वर्तमान अंतर सूर्य, चंद्रमा और जुगनू के बीच के अंतर जैसा था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इससे उन्हें आगे बढ़ने की और अधिक प्रेरणा मिली। चेक इन पैनल, इस दिव्य कलाकृति के साथ यदि मैं होंग और थोर से आगे नहीं निकल सकता तो मैं सचमुच बहुत बेकार हूं। वांग यी जोश से भर गया। हालांकि मैं आज एक बार पहले ही चेक इन कर चुका हूं, इसलिए मुझे जिले के थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में चेक इन करने के लिए कल तक इंतजार करना होगा। चेक इन पैनल प्रतिदिन केवल एक चेक इन की अनुमति देता है तथा एक ही स्थान पर केवल एक ही चेक इन की अनुमति देता है और अन्य प्रतिबंध भी हैं। वांग यी अपने उन्नत मार्शल आर्ट हॉल छात्र आईडी पहने हुए मार्शल आर्ट हॉल प्रांगण के अंदर चले गए। शाम के 7 बज चुके थे। अधिकतर छात्र और कार्यालय कर्मचारी आते थे। दिन के समय अपेक्षाकृत खाली रहता था, लेकिन रात में वहां काफी भीड़ रहती थी। इस समय लॉन और सड़क के किनारे कई छात्रों ने वांग यी का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। वरिष्ठ भाई। नमस्ते वरिष्ठ भाई। वांग यी भी मुस्कुराए और स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन उनका ध्यान अपने कामों में लगा हुआ था।
अब जबकि मेरा आनुवंशिक स्तर 3 गुना बढ़ गया है और मेरी चपलता दक्षता तक पहुंच गई है, अर्ध मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को 2 मूल्यांकनों से गुजरना पड़ता है और अर्ध मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन पहला है। यह पंचिंग पावर, गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया गति का परीक्षण करता है। वांग यी की वर्तमान शारीरिक फिटनेस के साथ वह पहले ही अर्ध मार्शल कलाकार शारीरिक फिटनेस स्तर को पार कर चुके हैं और एक सच्चे मार्शल कलाकार के स्तर तक पहुंच गए हैं। बेशक शारीरिक फिटनेस केवल सबसे बुनियादी हिस्सा है, सच्चे मार्शल कलाकारों ने अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव किया है और व्यवहारिक युद्ध अनुभव, इच्छाशक्ति और मौके पर प्रदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। यही कारण है कि मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट असेसमेंट भी होता है। इसका उद्देश्य उन लोगों को बाहर करना है जो शारीरिक रूप से तो पर्याप्त रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन व्यवहारिक मुकाबले में कमजोर हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी सुधार कर चुका हूं। इससे पहले मेरी मुक्का मारने की क्षमता केवल 800 किलोग्राम के आसपास थी और मार्शल आर्ट हॉल में बहुत से लोग यह जानते थे। अगर मैं अचानक बहुत अधिक ताकत दिखाऊंगा तो मुझे डर है कि यह अनावश्यक संदेह को आकर्षित करेगा। वांग यी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। 800 किलोग्राम से 850 किलोग्राम तक आपको प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यदि आप कुछ विशेष शक्ति प्रयोग तकनीकें सीख सकते हैं तो इसे 1 या 2 गुना बढ़ाना असंभव नहीं है। ये ऐसी अद्वितीय प्रतिभाएं हैं जो सदी में एक बार ही सामने आती हैं। 800 किलोग्राम से 2400 किलोग्राम तक की बढ़ोतरी। दूसरे लोग उसे किस नजर से देखेंगे? इसके बाद आने वाली परेशानियां संभवतः वांग यी को बहुत परेशान कर देंगी। आखिरकार वांग यी की सभी गतिविधियां निश्चित और स्पष्ट थी, यह एक साधारण जांच से पता चल जाएगा। वह यह भी नहीं बता सका कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। यह जोखिम नहीं उठा सकते। वांग यी बहुत स्पष्ट थे। यहां तक कि अगर मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं तो यह अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन के बाद आनुवंशिक ऊर्जा संवर्धन विधि प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। आनुवंशिक ऊर्जा संवर्धन विधि मनुष्यों के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने और अपने जीन को अनुकूलित और विकसित करने की विधि है। यह प्राचीन मार्शल आर्ट उपन्यासों में वर्णित आंतरिक साधना मार्शल आर्ट तकनीकों की तरह है। हालांकि जो पैदा किया जाता है वह आनुवंशिक ऊर्जा है, जो मजबूत होता है वह शरीर है। इस हद तक मजबूत किया गया कि आधुनिक तापीय हथियारों को नजरअंदाज किया जा सके। हालांकि आनुवंशिक ऊर्जा संवर्धन विधि गोपनीय है और इसे केवल अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन पास करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है और सफलतापूर्वक साधना करने का मौका पाने के लिए किसी की शारीरिक फिटनेस अर्ध मार्शल कलाकार स्तर तक पहुंचनी चाहिए। अधिकांश अर्ध मार्शल कलाकार सफलतापूर्वक साधना कर सकते हैं, केवल एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक ही ऐसा नहीं कर सकता। वांग यी निश्चित रूप से यह नहीं सोचेंगे कि उनके वर्तमान 3 गुना आनुवंशिक स्तर के साथ उनका शरीर सफलतापूर्वक खेती करने में सक्षम नहीं होगा। और जब पहली बार आनुवंशिक ऊर्जा का विकास होता है तब प्रगति भी सबसे अधिक होती है। वांग यी की आंखें चमक उठी। इस समय भले ही मेरी शारीरिक फिटनेस में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दे, अन्य लोग यही सोचेंगे कि मैं एक दुर्लभ अद्वितीय प्रतिभा हूं और वे मुझ पर संदेह करने के बजाय मुझे भर्ती करने में इतने व्यस्त होंगे। वांग यी को बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि मूल कार्य में लुओ फैंग ने मानसिक शक्ति के धोखे पर भरोसा किया था। पहली बार जब उन्होंने आनुवंशिक ऊर्जा की खेती की तो उनकी शारीरिक फिटनेस में काफी वृद्धि हुई, जिसने जिला मार्शल आर्ट हॉल के प्रशिक्षक जियांग नियान को बहुत हैरान कर दिया। उन्हें सीधे उच्च अधिकारियों जियांगन बेस सिटी जनरल मार्शल आर्ट्स हॉल के पर्यवेक्षक झू गेताओ के पास सिफारिश की गई और एक विशेष भर्ती अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस व्यवहार से वर्तमान वांग यी भी ईर्ष्यालु हो गए। लुओ फैंग का वजन केवल 2000 किलोग्राम ही बड़ा था और उसे एक राक्षसी प्रतिभा माना जाता था जो जियांगन बेस सिटी में साल में केवल 1 या 2 बार ही दिखाई देता था। मेरी शारीरिक फिटनेस के साथ मेरी पंचिंग शक्ति संभवतः 2400 किलोग्राम है। साथ ही इस अवधि के दौरान निरंतर प्रशिक्षण और पहली आनुवंशिक ऊर्जा जागृति और साधना के साथ यह संभवतः काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा चेक इन भी। पहली खेती के दौरान 4 या 5000 किलोग्राम या कुछ और वजन बढ़ना बिल्कुल सामान्य बात है ना? किसी विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर या ऐसी ही किसी अन्य चीज में शामिल होना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? तस्क तस्क, मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। हालांकि इससे पहले वांग यी को बहुत सावधान रहना पड़ा क्योंकि वह अभी भी बहुत कमजोर था। अब वांग यी को जो करने की आवश्यकता थी वह यह था कि 1 जुलाई के संभावित योद्धा मूल्यांकन से पहले वह अपनी शारीरिक फिटनेस को उचित और वैध तरीके से एक संभावित योद्धा के स्तर तक सुधार ले। ऐसा लगता है कि मुझे इस अवधि के दौरान और भी कठिन प्रशिक्षण लेना होगा, वांग यी ने सोचा और प्रशिक्षण हॉल को देखते हुए अपनी जीभ चटकाई जो 100 मीटर से अधिक लंबा और चौड़ा था। यह अच्छी बात है कि मेरी शारीरिक क्षमता पहले से ही 800 किलोग्राम थी। अगर मैं इन 2 महीनों में इसे बढ़ाकर 900 किलोग्राम भी कर लूं तो यह थोड़ा अचानक जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। अगर उन्हें कुछ शक भी है तो भी कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही भावी योद्धा मूल्यांकन पास कर चुका हूं और योग्यता प्राप्त कर चुका हूं जो आधे योद्धा के बराबर है। वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस युग में योद्धाओं को उनकी उच्च स्थिति और मजबूत युद्ध शक्ति के कारण कई विशेषाधिकार प्राप्त थे।
यद्यपि वे अभी भी कानून से बंधे थे, फिर भी उनकी स्थिति वास्तव में सामान्य लोगों से ऊपर थी। हालांकि योद्धा राक्षसों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति की ताकत भी थे। हर साल अनगिनत योद्धा जंगलों में जाकर राक्षसों के हाथों मारे जाते थे। शक्तिशाली योद्धाओं के संरक्षण के कारण ही मानव जगत में लोग अपना वर्तमान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जीवन बनाए रख सके। अधिकार और दायित्व पारस्परिक थे। यदि कोई कुछ प्राप्त करता था तो स्वाभाविक रूप से त्याग और बलिदान भी होता था। वांग यी को अच्छी तरह पता था कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। अब पहले चरण से शुरू करते हैं। वांग यी एक प्रशिक्षण मशीन की ओर चला गया। इसके बाद आगामी अवधि में वांग यी ने प्रतिदिन स्कूल जाना, मार्शल आर्ट हॉल में प्रशिक्षण लेना जारी रखा और अपने समुदाय में थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में भी दाखिला लिया, जिससे उन्हें सेल जीवन शक्ति में 10% की वृद्धि का इनाम मिला। कोशिका जीवन शक्ति संक्षेप में शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता का एक माप थी। उदाहरण के लिए, जिन लोगों की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, अगर उन्हें गंभीर आंतरिक चोट लग जाए और खून की उल्टी हो जाए, तो उनके आंतरिक अंग आधे मिनट में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अगर हाथ की हड्डी टूट जाए, तो वह भी कुछ ही समय में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कोशिका जीवन शक्ति जितनी मजबूत होगी, रिकवरी की गति उतनी ही तेज होगी। जैसे जैसे योद्धाओं में आनुवंशिक विकास हुआ, उनकी कोशिका जीवन शक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक हो गई। योद्धा जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी कोशिका शक्ति उतनी ही अधिक आश्चर्यजनक होगी। आगे विकास करते हुए, यदि कोई हाथ या पैर खो भी जाए, तो आनुवंशिक ऊर्जा उसे पुनः उत्पन्न कर सकती है। बेशक वांग यी की कोशिका जीवन शक्ति में हुई 10% की वृद्धि का कोई खास असर नहीं हुआ, यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। इससे चोट के बाद उसके शरीर की रिकवरी में बस थोड़ी ही तेजी आई, इसलिए इसका असर बहुत कम था। इसके बाद वांग यी को साइन इन पैनल के एक यादृच्छिक पहलू का अर्थ समझ में आया। सौभाग्य से साइन इन पैनल से प्राप्त सभी पुरस्कार खेती से संबंधित थे और उनसे कोई हास्यास्पद चीज उत्पन्न नहीं होती थी। इसके बाद वांग यी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले मुख्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर ज्यूजियांग शहर के सभी मार्शल आर्ट हॉल में नामांकन कराने में कुछ समय बिताया। उन्हें विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए। कुछ बढ़ी हुई गति और चपलता, कोशिका जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, तंत्रिका प्रतिक्रिया गति और यहां तक कि कृपाण तकनीकें। वर्तमान में वांग यी की शारीरिक क्षमता 3300 किलोग्राम है, जिसमें साइन इन पैनल से प्राप्त पुरस्कार और पिछले महीने के प्रशिक्षण से प्राप्त सुधार शामिल हैं। वांग यी ने पाया कि जब उनका आनुवंशिक स्तर 3 गुना बढ़ गया, तो प्रशिक्षण के दौरान उनकी शारीरिक फिटनेस में पहले की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से सुधार हुआ। यहां तक कि साइन इन पैनल पुरस्कारों के बिना भी वह आसानी से 2 महीने के भीतर अपनी शारीरिक शक्ति को 900 किलोग्राम तक बढ़ा सकता है, जो कि संभावित योद्धा स्तर है। यदि यह पहले होता, तो संभवतः उसे यह उपलब्धि हासिल करने के लिए कॉलेज में बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ता। वांग यी को अंततः समझ में आया कि 9 क्लेशों की गुप्त पुस्तक साधना पद्धति के पहले चरण के माध्यम से आनुवंशिक संशोधन और विकास से गुजरने के बाद वह उपन्यासों में उन लोगों की तरह था, जिनके शिरोबिंदु शुद्ध हो गए थे और मज्जा प्रतिस्थापित हो गए थे, पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ था। उनकी वर्तमान शारीरिक योग्यता एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह थी। यहां तक कि जिस गति से उन्होंने आनुवंशिक ऊर्जा विकसित की, वह संभवतः सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। और यह वांग यी के कई मौजूदा लाभों में से एक था। उनकी वर्तमान चाल तकनीकें और कृपाण तकनीकें भी उनके साथियों के बीच उत्कृष्ट थीं। उस शाम वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंचे। छोटे वांग, आप यहां हैं। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल की तीसरी मंजिल के हॉल में अभ्यास कर रहे अधिकांश पुरुषों और महिलाओं ने मुस्कुराते हुए वांग यी का स्वागत किया। वांग यी भी मुस्कुराए। वांग यी, तुम्हारी प्रगति हाल ही में काफी तेज लग रही है। क्या तुमने कोई दवा ली थी? घुंघराले बालों और गोल चेहरे वाले एक थोड़े गोल मटोल युवक ने मुस्कुराते हुए वांग यी से पूछा। वांग यी ने जवाब दिया, मैं हाल ही में अधिक प्रशिक्षण ले रहा हूं, बस थोड़ी प्रगति हुई है। वास्तव में वांग यी भावी योद्धा मूल्यांकन के दौरान संदेह को कम करने के लिए जानबूझकर दूसरों के सामने अपनी प्रगति का प्रदर्शन कर रहा था। आज 10 किलोग्राम की वृद्धि, कल 5 किलोग्राम की वृद्धि और संचित संख्या महत्वपूर्ण होगी। दूसरों की नजरों में वांग यी ने अचानक कोई चमत्कारी औषधि ले ली थी और उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। कई वरिष्ठ छात्रों ने उत्सुकता से उससे पूछा कि क्या उसने कोई पुश्तैनी गुप्त नुस्खा प्राप्त कर लिया है। बेशक वांग यी उन्हें यह नहीं बता सकता था कि वह अभिनय कर रहा है, इसलिए उसने बस उनके साथ खेला और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कुछ परिचित मित्रों के साथ बातचीत करते हुए अपने शरीर का अभ्यास किया। बात तो यह है कि मैं लगभग 26 साल का हूं और मैंने 2 बार भावी योद्धा मूल्यांकन दिया है, लेकिन हर बार असफल रहा हूं। टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने एक युवक, जिससे उसकी गठीली काया साफ दिखाई दे रही थी और जिसके आधे बाल सफेद रंगे हुए थे, आह भरते हुए बोला, इसे छोटा मोटा फर्क मत समझो, इसमें हमें कई सालों की मेहनत लग सकती है। भावी योद्धा मूल्यांकन बेहद सख्त होता है और अगर आप असफल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा कोशिश करने के लिए अगले महीने तक इंतजार करना होगा। आसपास खड़े अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। भाई सूरज, इस बार तुम जरूर पास हो जाओगे। हाँ भाई सन, तुम बहुत ही कमाल के और मेहनती हो। अगर तुम पास नहीं हुए तो यह बहुत नाइंसाफी होगी। भाई सन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, आपने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस भावी योद्धा मूल्यांकन में हर प्रतिभागी के लिए बहुत ऊंची शारीरिक जरूरतें हैं। मुक्का मारने की शक्ति, गति, तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति।
कोई भी पीछे नहीं रह सकता। बात करें तो मुक्का मारने की शक्ति सबसे आसान होनी चाहिए, फिर गति और अंत में तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति। पहली बार जब मैंने भावी योद्धा मूल्यांकन दिया तो मेरी गति जरूरतों पर खरी नहीं उतरी। दूसरी बार मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति खरी नहीं उतरी। आपको हमेशा शारीरिक शक्ति के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, आपको अपनी तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति के प्रशिक्षण और उसे विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा। उसके अगल बगल बैठे सभी लोगों ने सोच विचार कर सिर हिलाया। भाईसन की नजरें हटी और उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक काले बालों वाला युवक एक मशीन पर वजन उठा रहा है और उसके बगल में दो सुडौल युवतियां खड़ी हैं। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आह, जवान और सुंदर होना अच्छा है। ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि वह अभी सिर्फ 20 साल का है। कुछ देर तक उन दो युवतियों के साथ सहजता से पेश आने के बाद, जो उनमें काफी रुचि ले रही थी, वांग यी अकेले ही पानी और विश्राम क्षेत्र की ओर चल पड़े। उन्नत छात्रों के लिए उपचार मध्यवर्ती और बुनियादी छात्रों से अलग था। यह क्षेत्र एक छोटे से बार की तरह स्थापित किया गया था, जिसमें मार्शल आर्ट जिम अपने छात्रों को मुफ्त ऊर्जा पे प्रदान करता था। वांग यी ने एक कप निकाला और उसमें पानी डाला, तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से आ रहा है और उसने सहज ही अपना शरीर बगल की ओर कर लिया। हम भाईसन, जिसका हाथ लक्ष्य से चूक गया था, के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव दिखा। वांग यी, आपकी प्रतिक्रिया की गति काफी अच्छी है, भाईसन ने प्रशंसा की। हाँ, भाई सुन, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। क्या आपको कुछ चाहिए, भाई सुन? वांग यी ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस बहुत दिनों से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। हम बाद में सड़क पर लीजी बारबेक्यू में जाकर थोड़ी मस्ती करने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम आ रहे हो? भाईसन ने पूछा। मार्शल आर्ट जिम में ज्यादातर उन्नत छात्र समान पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थिति से आते थे, इसलिए उनके रिश्ते आमतौर पर अच्छे थे। ऐसी मुलाकातें रोजाना नहीं होती थीं, लेकिन अक्सर होती रहती थीं। वांग यी ने विनम्रता से मना कर दिया। भाई सुन, मैं रुकना चाहता हूं और अधिक अभ्यास करना चाहता हूं। अरे वांग यी, आप हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको काम और आराम के बीच संतुलन बनाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आखिरकार आपका शरीर ही क्रांति के लिए आपकी पूंजी है और एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियों पर भी ध्यान देना होगा, भाईसन ने गंभीरता से कहा। वांग यी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन यह भी जानता था कि यह भाई सूर्य का अच्छा इरादा था, इसलिए उसने अंत में मना नहीं किया। थोड़ी देर बाद उन्नत छात्रों का एक समूह, जो बारबेक्यू के लिए जाने के लिए सहमत हो गया था, अपना सामान पैक करके नीचे की ओर जाने लगा। यद्यपि शाम हो चुकी थी, फिर भी अभी समय था और मार्शल आर्ट जिम के प्रांगण में कई छात्र आ जा रहे थे। उन्नत छात्रों के इतने बड़े समूह को एक साथ बाहर आते देख सभी ने अपना सिर घुमाया और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। नमस्ते भाई सूर्य। वरिष्ठ भाई सूर्य। वरिष्ठ भाई सन, क्या आप आज रात फिर से मौज मस्ती करने जा रहे हैं? लोगों से घिरे और आगे बढ़ते हुए भाई सन का चेहरा खिल रहा था, जिससे उनमें उत्साह का भाव झलक रहा था। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स जिम में उन्नत छात्रों के वर्तमान बैच में सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित होने के नाते भाई सन को ध्यान का केंद्र बनने में बहुत आनंद आता था, जैसे कि चंद्रमा के चारों ओर घूमते तारे। साधारण आरामदायक कपड़े पहने वांग यी भीड़ में घुल मिल गए और काफी अदृश्य दिखाई दिए। गड़गड़ाहट, हवा की एक धीमी गर्जना आई, जिससे सभी ने अपना सिर घुमा लिया। उसी समय एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स जिम के मुख्य द्वार का गेट उठा और एक शानदार पूरी तरह सफेद स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे जिम में प्रवेश कर गई। क्या यह एस्टन मार्टिन स्पोर्ट्स कार है? और यह नवीनतम सबसे महंगा मॉडल उड़ान क्षमताओं वाला THR 191 है। यह प्रशिक्षक की कार है। पास आती हुई कार को स्पष्ट रूप से देखने के बाद एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स जिम के सभी उन्नत छात्र बहुत आश्चर्यचकित हुए और अनादर करने का साहस न करते हुए जल्दी से किनारे हट गए। अन्य छात्रों की तरह वांग यी भी ईर्ष्या और विस्मय से देख रहे थे जब सफेद शानदार स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अकेले उस कार की कीमत कम से कम 36 मिलियन चीनी युआन थी। ये कैसी सोच थी? वांग यी की मौजूदा ट्यूशन की तनख्वाह में वो पूरी जिंदगी काम करके भी ऐसी कार नहीं खरीद सकते। स्पोर्ट्स कार उन्नत छात्र शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर रुकी। कार का दरवाजा खुला और मार्शल आर्ट की ढीली पोशाक पहने दो आदमी बाहर निकले। उनमें से एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरा चौकोर था। वह शेन यंग था, जो इस समुदाय में उनके एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स जिम का प्रशिक्षक था। उसके साथ एक ऐसा आदमी था जिसे वांग यी ने पहले कभी नहीं देखा था, दुबला पतला और तीखे चेहरे वाला। उसके चेहरे पर एक निशान था, जिससे वह चाकू जैसा लग रहा था। यह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि उसने उसे कभी नहीं देखा था, वांग यी बता सकता था कि उस आदमी में प्रशिक्षक की तरह ही एक मार्शल आर्टिस्ट की अनोखी आभा थी। हर मार्शल कलाकार को जीवन मरण के वास्तविक संघर्ष और लड़ाइयों से गुजरना पड़ा है। उनकी आभा सामान्य मार्शल आर्ट चिकित्सकों से बिल्कुल अलग है। यह एक अनुभवी योद्धा की तरह है, कभी कभी एक नजर ही लोगों को उनसे नजरें मिलाने से डरा सकती है। वांग यी ने देखा कि प्रशिक्षक और दुबला पतला व्यक्ति उन्नत छात्र शिक्षण भवन में बातें करते और हंसते हुए चले गए, जबकि सफेद शानदार स्पोर्ट्स कार बाहर खड़ी रही, जिससे ध्यान आकर्षित हुआ। प्रशिक्षक की एस्टन मार्टिन 191 सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे कब खरीद पाऊंगा। भीड़ में से एक उन्नत छात्र ने आह भरी। जब तक आप मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं, आपके पास इसे खरीदने का भी मौका रहेगा। ठीक है, एक मार्शल कलाकार बनो, कड़ी मेहनत करो, हम सबके पास मौका है। ऐसा लग रहा था कि हर किसी की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई हैं और वांग यी का दिल भी आशा से भर गया।
डॉट 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 देखते ही देखते 18 मई का दिन आ गया। उस शाम वांग यी ने लिन यूयू से किया अपना वादा निभाया और पते के अनुसार उसके समुदाय में पहुंच गया। इस समय जैसे जैसे शाम होने लगी, चमकदार ग्रीष्मकालीन सूर्य धीरे धीरे सुनहरे लाल आभा में परिवर्तित हो गया। बादलों ने आकाश को भर दिया, जो पूर्व से पश्चिम तक पूरे क्षितिज पर फैले हुए थे, और प्रकाश बादलों में व्याप्त हो गया, जिससे लाल सूर्यास्त का निर्माण हुआ। अपने सामने के सुंदर और शांत समुदाय और उसके भीतर के उत्तम लग्जरी विला को देखकर वांग यी को विस्मय अनुभूति हुई। जब उसे पहली बार पता मिला तो वह शांत वाले में की पहले यह चकनी आंख देखकर वही आश्चर्यचकित परिवार कितना था। उनसे पहले यह विला समुदाय स्वतः पूरे किंग जिले में सबसे शानदार था। यह जानना आवश्यक है कि यह आधार शहरों का युग था। संपूर्ण जियांगन आधार शहर 200 मिलियन से अधिक लोगों का घर था और इतनी बड़ी आबादी के साथ भूमि स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्लभ थी। यहां तक कि धनी लोगों के लिए भी अलग से विला लेना कठिन हो गया। भले ही आपके पास पैसा हो, लेकिन बिना स्टेटस के आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यह स्पष्ट था कि लिन यूयू का परिवार निश्चित रूप से साधारण नहीं था। हालांकि वांग यी की वर्तमान ताकत को देखते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं की। सामुदायिक प्रवेश द्वार पर काले रंग की वर्दी पहने गार्ड खड़े थे, जो एक भयानक आभा बिखेर रहे थे। वांग यी की वर्तमान दृष्टि से वह एक नजर में बता सकता था कि इन गार्डों का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। हालांकि वे उन्नत छात्रों जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन वे उनसे बहुत दूर भी नहीं थे। नमस्ते, मुझे मेरी सहपाठी के घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया है, वांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड अत्यधिक पेशेवर और बहुत विनम्र थे। क्या मैं आपके सहपाठी का नाम और विशिष्ट पता पूछ सकता हूं? वांग यी ने जल्दी से विवरण बताया। कृपया कुछ देर इंतजार करें। वांग यी ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। गार्ड ने जल्दी से पुष्टि की, वांग यी की आईडी फिर से जांची और उसे रजिस्टर कर लिया, फिर एक विनम्र मुस्कान दी। सर, कृपया अंदर आइए। वांग यी समुदाय में पेड़ों से घिरे रास्ते पर चलते हुए बुदबुदा रहे थे। यहां अंदर जाना वाकई बहुत परेशानी भरा है। उसने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अगर मम्मी पापा भी यहाँ रह सके तो कितना अच्छा होगा। वांग यी को ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि कुछ समय बाद जब वह मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाएगा तो वह जल्द ही यह सब हासिल कर लेगा, और इससे भी अधिक। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे बांस व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे। जैसे ही हवा धीरे धीरे चली, बांस के पत्ते सरसराने लगे, जिससे एक प्राकृतिक और शांत वातावरण बन गया। ऐसी जगह पर रहना सचमुच आनंददायक है, वांग यी ने मन ही मन सोचा। वांग यी ने सड़क के किनारे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी से पता ढूंढ लिया। वांग यी ने ऊपर देखा तो उसके सामने सफेद दीवारों और लाल टाइलों वाला एक 3 मंजिला विला था। रात के आकाश के नीचे चमकदार रोशनी वाले आंगन में सफेद प्लास्टर की दीवारें हल्के लाल रंग की छत की टाइलों के साथ मिलकर चमक रही थीं। वांग यी, जो 10 वर्षों से अधिक समय से किराए के मकान में रह रहे थे, एक बार फिर ईर्ष्या से भर उठे। इससे पहले कि वांग यी अपने विचार समाप्त कर पाते, द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई। वांग यी, लिन यूयू। उनकी नजरें मिलीं और वांग यी को एहसास हुआ कि लिन यूयू का वर्तमान रूप पहले से बिल्कुल अलग था। उसके लंबे, काले, चमकदार बाल उसके नाजुक, कमसिन शरीर के पीछे झरने की तरह झर रहे थे। उसके घने, काले फ्रेम वाले चश्मे जो पहले उसके घुंघराले बालों के पीछे छिपे रहते थे, अब गायब हो गए थे और उसका बिल्कुल अंडाकार चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी साफ, झील जैसी आंखें उस युवक के व्यक्तित्व को साफ-साफ दर्शा रही थीं, जो एक ज्वलंत जुनून से भरपूर था। वांग यी को लिन यूयू कभी इतनी आकर्षक नहीं लगी जितनी अब लगी। यह एक लुभावनी सुंदरता थी, एक फूल की कली की तरह जो अपने आकर्षक आकर्षण को प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें मिलीं और एक क्षण के लिए दोनों को समझ नहीं आया कि क्या कहें। हवा में थोड़ा अजीब सा सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद लिन यूयू ने अपने लंबे बालों की एक लट को कान के पीछे किया, मानो अपने हल्के लाल गालों को छुपाने की कोशिश कर रही हो, और धीरे से बोली। वांग यी, अंदर आओ। विला के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही पत्थरों से बना एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता था। रास्ते के दोनों ओर पत्थर की बेंचें थीं, जिन पर तरह तरह के खूबसूरत गमले और फूल लगे थे, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रास्ता बाईं ओर मुड़ गया और एक चंद्रद्वार की ओर जाने लगा। चंद्रद्वार के पार विला की पहली मंजिल का आंगन था। आंगन को जन्मदिन समारोह के लिए पहले से ही सजाया जा चुका था। हालांकि ज्यादा भव्य नहीं था, फिर भी उसमें उत्सव का गहरा एहसास था। आंगन में कई लोग थे, ज्यादातर युवा पुरुष और महिलाएं, जो चमकीले और नए कपड़े पहने हुए थे। जब उन्होंने लिन यूयू को एक युवक के साथ अंदर आते देखा, तो सभी के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक थी, और कई पुरुषों की आंखों में दुश्मनी के भाव थे। लिन यूयू ने वांग यी को उनकी ओर देखते हुए देखा और उसके कान में फुसफुसाया, वे सभी मेरे माता पिता द्वारा आमंत्रित रिश्तेदार और दोस्त हैं। वांग यी ने जानबूझकर वांग यी ने जानबूझकर सिर हिलाया।
लिन यूयू का अपने 18वें जन्मदिन पर कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित करना सामान्य बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उसके रूप रंग से बहुत खुश नहीं थे। वांग यी के प्रति लिन यूयू के अंतरंग हाव भाव ने भी अधिक लोगों को उन्हें अजीब नजरों से देखने पर मजबूर कर दिया। लिन यूयू की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत खास थी, इसलिए वहां मौजूद कई पुरुषों को उसमें किसी न किसी तरह की दिलचस्पी थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कहीं से एक अनजान व्यक्ति प्रकट हो गया। और ऐसा लग रहा था कि लिन यूयू का उसके प्रति रवैया बहुत ही असामान्य था, जिससे उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। हालांकि भले ही वे वांग यी को विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इसे प्रदर्शित नहीं किया। यूयू, यह कौन है? क्या तुम हमें उससे मिलवाओगी नहीं? सुनहरे रंग की पर्म पोनीटेल वाली एक गोरी लड़की आगे आई और मुस्कुराई। वह मेरा सहपाठी है, वांग यी। लिन यूयू ने कोमल आंखों से वांग यी को देखा। ओह, वो तो तुम्हारा सहपाठी है। गोरी लड़की की नजर वांग यी के अति सुंदर चेहरे और उसके सादे पहनावे पर पड़ी, और उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। वांग यी, है ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं शांग यूयुए हूँ। लड़की ने अपना गोरा हाथ बढ़ाकर वांग यी से हाथ मिलाया। शांग यूयुए ने जाने से पहले वांग यी के साथ कुछ और घुमावदार वाक्यों पर बातचीत की। एक कोने में शांग यूयुए ने एक चश्माधारी लड़के से, जो कुछ हद तक उससे मिलता जुलता था, फुसफुसाते हुए कहा, भाई चिंता मत करो, वह लड़का तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसके होंठ थोड़े मुड़े। वह लिन यूयू बहुत भोली है। क्या मुझे उसे किसी और दिन बाहर चलने के लिए पूछना चाहिए और तुम दोनों के लिए एक मौका बनाना चाहिए? चश्मा पहने लड़के ने लिन यूयू की तरफ देखा, जो वांग यी के साथ बातें और हंसी मजाक कर रहा था। चश्मा ठीक करते हुए उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। बकवास मत करो, हमारा परिवार लिन यूयू के पिता की कंपनी में काम करता है। अगर तुमने डायरेक्टर लिन को नाराज किया तो मम्मी पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। लड़की शांग यूयुए ने नाराज होने का नाटक किया, भाई मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हैं? शांग वेनहाई ने अपनी सुंदर, पवित्र और आकर्षक बहन की ओर देखा और आह भरी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है ना? हे। यह देखकर कि वह अपने चतुर बड़े भाई से यह बात छिपा नहीं सकती, शांग यूयुए खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, भाई। मुझे बस यही पसंद है, तुम जानते हो। उसने अपनी गुलाबी जीभ निकाली और अपने चमकदार, मोहक, जेली जैसे होंठों को हल्के चाटा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपने वांग यी के प्रति लिन यूयू के भावों पर ध्यान नहीं दिया है। यह स्पष्ट रूप से एक गुप्त क्रश है। भाई, यदि आप जल्द ही कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो आप अपना मौका खो सकते हैं। शांग वेनहाई ने अपनी बहन की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं इसे आपकी सहमति मान लूंगा। क्या तुम्हें इतना भरोसा है? हालांकि शांग वेनहाई को अपनी बहन के निजी व्यवहार के बारे में पता था, खैर, क्योंकि उसने इसे इतनी अच्छी तरह से छुपाया था, इसलिए उनके माता पिता को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर शांग वेनहाई को उस समय गलती से यह बात पता नहीं चलती, तो शायद वह भी यही सोचता कि उसकी बहन एक नेकदिल, आज्ञाकारी और अच्छी लड़की है। शांग वेनहाई ने उसे कई बार नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी बहन अब भी अपनी मनमानी कर रही है। फिर उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा, तो वह उसके माता-पिता को उसकी हरकतों के बारे में बता देगा, जिससे उसकी बहन ने खुद पर काफी लगाम लगाई। और इस बार उसकी बहन को एक और शिकार मिल गया था जो उसकी नजर में आ गया था, और वह उसे उसमें घसीटना चाहती थी। शांग वेनहाई जानता था कि उसकी बहन, जो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, कितनी लापरवाह हो सकती है, और वह संकोच करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि वह सचमुच अपनी बहन को अपने ऊपर हावी होने देगा, तो संभवतः भविष्य में वह उसका साथी बन जाएगा और उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। तभी बाहर से एक और महिला अंदर आई। उसकी उपस्थिति ने वहां मौजूद कई लोगों, खासकर कई पुरुषों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा और उनकी आंखें चमक उठीं। यूयू, मैं यहाँ हूँ। वांग यी ने अपने पीछे से एक जानी पहचानी, साफ और ठंडी आवाज सुनी और खुद को पलटे बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक शालीन, लंबी और थोड़ी शांत स्वभाव वाली लड़की अंदर आ रही है। जब वांग यी ने गाओ योरोंग को देखा, तो स्वाभाविक रूप से गाओ योरोंग ने भी उसे देखा। उनकी नजरें मिली और दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। गाओ योरोंग ने पलक झपकते हुए कहा, वांग यी, तुम यहाँ क्यों हो? ओह, लिन यूयू मेरी सहपाठी है। मैं आज उसके जन्मदिन पर आया था। वांग यी ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। क्या ऐसा है? क्या संयोग है? गाओ योरोंग की साफ नजरें लिन यूयू पर पड़ी, जो वांग यी के बिल्कुल पास खड़ी थी, और उसकी भौहें एक पल के लिए हल्की सी सिकुड़ गईं, फिर शांत हो गईं। वह लिन यूयू के पास गई, प्यार से उसका हाथ थामा और मुस्कुराई, बहुत दिनों बाद मिले हो, यूयू। जन्मदिन मुबारक हो। गाओ योरोंग को देखकर लिन यूयू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसे गले लगाया, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, योरोंग। तभी वांग यी, जो आराम से खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था, उसने देखा कि दोनों लड़कियां उसकी ओर देख रही हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।